18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड की मीटिंग को लेकर जापान में है। इस मीटिंग को जितनी हलचल जापान और चीन में नहीं देखी जा रही है, उससे ज्यादा हंगामा उत्तर कोरिया में मचा हुआ है। बाइडेन जिस वक्त दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे, ठीक उसी वक्त किम जोंग एक और परमाणु परीक्षण करना चाहते थे, लेकिन यह हो नहीं सका क्योंकि किम जोंग के मेंटर को हो गई उनकी मौत, जो जानकारी मिल रही है, और किम जोंग के इस मातम में डूब गए। रिपोर्ट्स है कि किम जोंग के आंसू भी निकले, लेकिन खबर यह नहीं है। असली खबर यह है कि अपने मेंटर को दफन करते वक्त किम जोंग ने एक कसम खाई है, और यह कसम पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। यह वही उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है जिसके बारे में कहा जाता है कि अपने डिफेंस मिनिस्टर को तोप से उड़ा दिया। यह वही किम जोंग उन है जिसके सामने उसके मातहत जिंदगी की भीख मांगते नतमस्तक खड़े रहते हैं। यह वही तानाशाह है जिसके फरमानों की मुखालफत करने वालों को हाथियों के पैरों तले कुचल दिया जाता है। लेकिन आज ये तानाशाह किम जोंग उन खुद मायूस, खामोश, चेहरा भाव शून्य है और बार बार सिर झुका रहा है। जो सिर शक्तिशाली अमेरिका के सामने झुकने से इनकार करते हैं, वही सिर आज सजदे में है, क्योंकि आज दुनिया से किम जोंग उन का सबसे खास, सबसे करीबी, सबसे प्यारा, सबसे वफादार, सबसे अजीज का जनाजा उठा है। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स जिसकी मौत पर पूरा उत्तर कोरिया मातम मना रहा है, किम जोंग उन के राजशाही परिवार का नहीं है, ना ही किम जोंग उन का कोई रिश्तेदार है, लेकिन किम जोंग उन इसकी मौत से टूट चुका है। जिस शख्स की मौत पर शोक मनाया जा रहा है, उसका नाम है ह्योन चोल हे। 87 साल की उम्र में ह्योन चोल हे दुनिया से विदा हो गए। इनके बारे में कहा जाता है कि ये वही शख्स है जिसने किम जोंग उन को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, राज करने की बारीकियां सिखाई। किम जोंग उन के पिता किम जोंग उल के मरने के बाद ये ह्योन चोल हे थे जिसने किम जोंग उन को इतना शक्तिशाली बना दिया कि आज किम के ऑर्डर को ना मानना उत्तर कोरिया में खुद को गले में फांसी डालने जैसा है। असल में ह्योन चोल हे दिमाग था और किम जोंग उन हाथ। इस डेडली कॉम्बिनेशन ने ही अमेरिका से दुश्मनी की कभी ना खत्म होने वाली दास्तान रची है। कब्र में मिट्टी डालते किम जोंग उन के दिमाग में भी इस वक्त भी शायद बदले की भावना उमड़ घुमड़ रही होगी, जो वो दक्षिण कोरिया से लेना चाहता है। दिमाग में शायद इस वक्त भी अमेरिका पर परमाणु बम गिराने की लालसा पल रही होगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन इसके पहले वो तस्वीरें देख लीजिए जब गमगीन किम प्योंगयांग में उदासी में डूबा था। ठीक उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सियोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिला रहे थे, साथ चलने और साथ देने का एक दूसरे से वादा कर रहे थे। इन दोनों तस्वीरों की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि जो बाइडेन के एशिया के दौरे के ठीक पहले किम जोंग यून ने एक और परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था, लेकिन शायद वो टल गया क्योंकि ऐन वक्त किम जोंग उन का मेंटर दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन क्या किम जोंग उन ने अपना पूरा प्लान बदल दिया? शायद नहीं, क्योंकि जो थम जाए, जो रुक जाए, जो दुनिया में अमन का पैगाम दे, वो नाम किम जोंग उन का हो ही नहीं सकता। तारीख इसकी गवाही दे रही है। बहुत पहले की बात नहीं, इसी साल किम जोंग उन का कारनामा देख लीजिए। तस्दीक हो जाएगी कि किम अपने परमाणु विध्वंस के सपने को किस तरह पाल रहा है। किम जोंग उन ने जनवरी से लेकर अब तक
14 मिसाइल परीक्षण किया है, जिसमें अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण भी शामिल है। 2017 के बाद पहली बार उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये आलम तब है जब उत्तर कोरिया में आम आदमी गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी से तड़प रहा है। ताजा सूरत हाल तो और खराब है। जब पूरी दुनिया से कोरोना की कमान कट चुकी है, तब उत्तर कोरिया इस महामारी की चपेट में सिसक रहा है। उत्तर कोरिया की सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक 20 मई तक करीब 2,19,030 लोगों में बुखार के लक्षण पाए गए। लगातार 5वें दिन बुखार के मरीजों में ये करीब 2 लाख मामलों की वृद्धि है। लेकिन तानाशाह किम जोंग उन का शासन देखिए कि उत्तर कोरिया इस बीमारी को अब तक कोरोना वायरस तक मानने से इनकार कर रहा है। जबकि अगर ये अज्ञात बुखार है तो इससे अप्रैल के अंत से अब तक 24 लाख से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं। 66 लोगों की मौत हो चुकी है। किम जोंग उन ने शहरों के बीच यात्रा पर सख्त पाबंदी लगा दी है। प्योंगयांग में दवा की दुकानों तक दवाइयों को पहुंचाने में मदद के लिए हजारों सैनिकों को तैनात किया गया है। किम खुद दौरा कर रहा है, लेकिन तानाशाह तो तानाशाह ठहरा। ये तस्वीर देखिए, जब सारा अमला मास्क में है तब किम के चेहरे से मास्क गायब है। मतलब सुल्तान उदासीन है और प्रजा के लिए फुल ऑन एक्टिव रहने का फरमान है। किम जोंग उन की यही बातें उससे अलग करती हैं, इतनी अलग जिसका कोई मापदंड नहीं है। क्यों? सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से। The answer with regard to would I provide vaccines for North Korea? Would I prepare to meet? The answer is yes. We've offered vaccines, not only to North Korea but to China as well, and we're prepared to do that immediately. We've got no response. With regard to whether I would meet with the leader of North Korea, that would depend on whether he was sincere and whether it was serious. जिस गंभीरता की उम्मीदें तानाशाह किम से बाइडेन को है, वो शायद ही कभी दिखे, क्योंकि किम का लक्ष्य अमेरिका से दोस्ती नहीं, दुनिया में शांति नहीं, उत्तर कोरिया की सुख समृद्धि नहीं, परमाणु शक्ति बनने की वो भूख है जिसका कभी कोई अंत नहीं। समझने की कोशिश करते हैं कि किम जोंग उन ने कितनी शक्ति जुटा ली है। दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि किम ने हवासोंग 15 मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर। यानी प्योंगयांग से वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, मिशिगन, वर्जीनिया, कोलोराडो, कनेक्टिकट। असल में हवासोंग 15 इंटर बैलिस्टिक मिसाइल की जद में पूरा अमेरिका है। और यही बाइडेन के लिए चिंता का विषय है। बाइडेन जब दक्षिण कोरिया आए तब भी सवाल यही था। किम की परमाणु लालसा पर उनका जवाब सुनिए। We are prepared for anything North Korea does. We've thought through how we respond to whatever they do, and so I am not concerned if that's what I suggest. किम जोंग उन के एटमी चाहतों का नतीजा है कि अमेरिका ने उसे प्रतिबंध की रस्सी से बांध रखा है, और इसीलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि इन प्रतिबंधों में राहत और दूसरी रियायतें हासिल करने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाने के मकसद से उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण की धमकियां दे रहा है।
लेकिन ये धमकियां अमेरिकी सेहत पर शायद ही असर डाले, क्योंकि दक्षिण कोरिया अमेरिका के लिए ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और यही बात किम के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। इसलिए किम मिसाइलों का जखीरा जुटा चुका है। नोडोंग मिसाइल जिसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, यानी इसकी जद में पूरा दक्षिण कोरिया आता है। इसी तरह पुकगुक-सॉन्ग 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 1900 किलोमीटर है। इसी तरह किम के पास और भी कई बेहद खतरनाक मिसाइलें हैं, जैसे पुकगुक-सॉन्ग 2 जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, मुसुदान जिसकी रेंज है 4000 किलोमीटर, हवासोंग 12 जिसकी रेंज है 4500 किलोमीटर, हवासोंग 14 जिसकी रेंज है 10400 किलोमीटर। दक्षिण कोरिया किम जोंग उन से बखूबी परिचित है और इसीलिए बार बार अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर अपने सैनिकों को हरदम अलर्ट मोड में रखता है। 도하는 북한의 그 핵과 그 미사일 위협에 대해 저와 바이든 대통령은 심각한 우려를 공유하고 다른 어떠한 이슈보다 이를 우선순위로 다루어야 할 필요성에 대해서 공감을 했습니다. 그리고 바이든 대통령님은 실효적인 확장 억제 공약을 다시 확인해 주셨고 구체적으로 यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि किम जोंग उन अपने मिजाज के मुताबिक अगर दक्षिण कोरिया पर हमला करता है तो दोनों में कौन किस पर भारी पड़ सकता है। उत्तर कोरिया के पास सक्रिय सैनिकों की तादाद है 12,80,000, जबकि दक्षिण कोरिया के पास सक्रिय सैनिकों की तादाद है 5,99,000। उत्तर कोरिया के पास सेना है 1,10,000 की। उत्तर कोरिया के पास नौसैनिक हैं 60,000, जबकि दक्षिण कोरिया यहां उत्तर कोरिया से आगे है और उसके पास नौसैनिक हैं 70,000। उत्तर कोरिया के पास एयरफोर्स की ताकत है 1,10,000 की, जबकि दक्षिण कोरिया यहां उत्तर कोरिया के मुकाबले कम है और उसके पास ताकत है 65,000 की। उत्तर कोरिया के पास टैंकों की तादाद है 3,500, जबकि दक्षिण कोरिया के पास है 2,221। उत्तर कोरिया के पास एयरक्राफ्ट हैं 545, जबकि दक्षिण कोरिया के पास हैं 579। इसी तरह सबमरीन उत्तर कोरिया के पास है 73 और दक्षिण कोरिया के पास 18। तोप के मामले में भी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर भारी पड़ता है, उसके पास है 31,600, जबकि दक्षिण कोरिया के पास है 12,237। हालांकि किम को भी पता है कि अमेरिका किसी भी सूरत में दक्षिण कोरिया के खिलाफ खड़ा रहेगा। पिछले महीने ही अमेरिका ने दुनिया की सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में से एक अब्राहम लिंकन को कोरियाई प्रायद्वीप में उतारा है। यानी किम एक भी गलती करता है तो पूरा उत्तर कोरिया अमेरिकी मिसाइलों की जद में होंगे। अब्राहम लिंकन से उड़े फाइटर जेट किम के सपने को चकनाचूर करने में जरा भी देर नहीं करेंगे, लेकिन इन बातों का किम पर असर कम ही होता है। उदाहरण देख लीजिए, अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद उत्तर कोरिया ने 3 सितंबर 2017 को अपना सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया था। ऐसा अनुमान है कि इस परमाणु बम के विस्फोट की ताकत 100 से 370 किलोटन थी। 100 किलोटन वाले किसी परमाणु बम की ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 6 गुना ज्यादा होती है। उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि यह परीक्षण उसके पहले थर्मोन्यूक्लियर हथियार का था। यह परमाणु विस्फोट का सबसे शक्तिशाली तरीका होता है। मतलब ताकत जुटाने में किम जोंग उन चरम पर पहुंच चुका है। माना जाता है कि उत्तर कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिलरी है, यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ से उत्तर कोरिया पूरी तरह लैस हो चुका है। लेकिन इस किम जोंग के इरादे आपने देख लिए। अब देखिए कि चीन को लेकर बाइडेन कितना सीरियस हो गए हैं। कल जापान में क्वाड देशों की बैठक से पहले बाइडेन की एक बात ने दुनिया को डरा दिया है। बाइडेन ने कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। जिनपिंग इस बात से बहुत गुस्से में है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि यूक्रेन के बाद अब एशिया में युद्ध का कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है।
1 knot, right down the angle. बहुत ही खतरनाक युद्ध का स्टेज सज चुका है। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज निकल चुका है। आसमान की तरफ बढ़ते इन लड़ाकू विमानों का निशाना अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ये तैरता हुआ एयरबेस अमेरिका की परमाणु ताकत का सबसे बड़ा सेंटर कहा जाता है। जब से इसे अपना बंदरगाह छोड़ने के ऑर्डर मिले हैं, अमेरिका के दुश्मन चौकन्ने हैं, क्योंकि अब यूक्रेन के बाद सबसे खतरनाक युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर ऐसे वक्त आया है जब दुनिया की 4 बड़ी शक्तियां मिल रही हैं और उनकी मीटिंग का मुद्दा है चीन की बढ़ती दादागिरी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ ऐसा विस्फोटक बयान दे दिया है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। बहुत गौर से देखिएगा कि बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने जवाब क्या दिया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो ताइवान को बचाने के लिए सेना को भेजेंगे। बाइडेन ने कहा हाँ, क्योंकि ये उनका वादा है ताइवान से और ये वादा वो कभी नहीं तोड़ सकते। अब इसके साफ साफ मायने क्या हैं? अमेरिका का मैसेज बहुत ही साफ है, वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होगा। एक तरफ अमेरिका का जंगी जहाज नए मिशन पर निकल रहा था, तो दूसरी तरफ बाइडेन की विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बाइडेन ने असली धमाका तो इसके बाद किया। बाइडेन की ये बात गौर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यूक्रेन से भी खतरनाक युद्ध का माहौल एशिया में बनने लगा है। बाइडेन ने चीन को टुकड़े टुकड़े करने वाला ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे समझ लीजिए कि चीन का पारा 100 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया होगा। बाइडेन ने ऐसी क्या बात कही कि चीन को 440 वोल्ट का झटका बार बार लग रहा है और इसे जिनपिंग बहुत गुस्से के साथ महसूस कर रहे हैं। We support the one China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. So we stand firmly with Japan and with other nations not to let that happen. And my expectation is it will not happen. It will not be attempted. And my expectation is a lot of it depends upon just how strongly the world makes clear that that kind of action is going to result in long-term disapprobation by the rest of the community. बाइडेन की बात साबित करती है कि अमेरिका ने सीधे सीधे एक चीन वाले सिद्धांत को डस्टबिन में डाल दिया है। बाइडेन की ये बात साफ साफ बता रही है कि ताइवान को अमेरिका चीन का हिस्सा नहीं मानता है। अमेरिका परमाणु बेड़ा भी दिखा रहा है। अमेरिका एक चीन के सिद्धांत को भी ठुकरा रहा है। अमेरिका प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना की ताकत भी दिखा रहा है और अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए
युद्ध की धमकी भी दे रहा है। चीन को परेशान करने वाली ये सब बातें बाइडेन ने क्वाड की मीटिंग से पहले कही हैं। क्वाड यानी अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का वो ग्रुप जो चीन की बढ़ती मिलिट्री ताकत और इसी के बल पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती उसकी हठधर्मी और पड़ोसी देशों को धमकाने की उसकी आदत को काउंटर करने के लिए तैयार हुआ है। क्वाड चीन की इन सभी बुराइयों पर लगाम लगाना चाहता है। एशिया में अगले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है? एशिया में यूक्रेन से भी भयानक युद्ध की आहट क्यों मिलने लगी है? और अगर युद्ध हुआ तो इसका असर चीन, ताइवान और अमेरिका ही नहीं, इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, आपके ऊपर क्या पड़ेगा? इसे अच्छी तरह समझने के लिए आगे की रिपोर्ट बहुत गौर से देखते रहिए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध पहले ही दुनिया का बहुत नुकसान कर चुका है और अब अमेरिका ने चीन के खिलाफ भी तेवर बहुत कड़े कर लिए हैं। सवाल है कि क्या जो बाइडेन की इस ऐतिहासिक धमकी से शी जिनपिंग डर जाएंगे? इसके लिए चीन का पहला रिएक्शन देखिए, जो चंद घंटों में ही दुनिया के सामने हाजिर था। 中方对美方的言论表示强烈不满和坚决反对。台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让余地。任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。 अमेरिका की तमाम ताकत हमेशा प्रशांत महासागर में मौजूद रहती है। बाइडेन की नौसेना का 7वां बेड़ा हमेशा ताइवान के खिलाफ चीन की हरकतों पर नजर रखता है, लेकिन बाइडेन ने जो कहा है, ऐसा बयान देने से अमेरिका के तमाम राष्ट्रपति अब तक बचते आए हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका के रिश्ते 1979 ताइवान रिलेशंस एक्ट के मुताबिक रहे हैं। इसके मुताबिक चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका खुद जंग में नहीं कूदेगा, लेकिन वो ये सुनिश्चित करेगा कि ताइवान के पास खुद को बचाने के लिए सभी संसाधन मौजूद हों। लेकिन अमेरिका के 7वें बेड़े को लेकर जो रिपोर्ट मिल रही है, साथ में बाइडेन के बयान की टाइमिंग बताती है कि अमेरिका चीन के खिलाफ अब कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो सकता है। 我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，恪守有关不支持台独的重要承诺，在台湾问题上谨言慎行，不向台独分裂势力发出任何错误信号，以免对台海局势和中美关系造成严重损害。中方必将采取坚定行动，维护自身主权和安全利益。我们说到做到。 इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का ये आक्रामक रवैया देखकर बीजिंग में बैठे जिनपिंग भी हैरान परेशान होंगे, क्योंकि अब तक उन्हें अमेरिका से ऐसे खतरनाक सिग्नल की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब से अमेरिका का 7वां बेड़ा प्रशांत महासागर में निकला है, चीन को लग रहा है कि अमेरिका को लेकर उसका भ्रम टूट सकता है। And the reason I bother to say this, not just about Ukraine. If in fact, after all he's done, there's a rapprochement met between between the Ukrainians and Russia, and these sanctions are not continued to be sustained in many ways, then what signal does that send to China about the cost of attempting to take Taiwan by force? बाइडेन में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की नौसेना है, जो दुनिया की सबसे मजबूत नेवी मानी जाती है, जिसकी रेंज और डिप्लॉयमेंट के आगे न रूस ठहरता है न ही चीन, जबकि चीन के पास अब अमेरिका से ज्यादा जंगी जहाज हैं। ऐसा क्या है,
जो अमेरिकी नौसेना को चीन के लिए खतरनाक बनाता है। इसे समझने के लिए आपको अमेरिका के 7वें बेड़े के बारे में हम बताते हैं, जो इस वक्त पैसिफिक ओशियन में सक्रिय हो चुका है। यह है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का कमांड शिप कहा जा सकता है। ये अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है। लेकिन हैरत की बात है कि जैसे ही बाइडन एशिया की यात्रा पर पहुंचे, ये तैरता हुआ एयरबेस एक नए मिशन पर निकल गया। ये जहाज, इसका बेड़ा और प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना की ताकत क्या है और चीन को उससे कितना खतरा है, अब इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी-बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। जापान के योकोसुका में तैनात अमेरिका के 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 12 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। साथ में 20 टोही विमान भी हैं। इस फ्लीट के तहत अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं और 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं। यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में 36 देशों के लगे समुद्री इलाकों के आसपास अमेरिका की ये नेवल फोर्स अपना असर रखती है। ये इतना बड़ा इलाका है जिसके आसपास दुनिया की 50% आबादी रहती है। इसमें चीन के आसपास का तमाम ऐसा इलाका है जहां अमेरिका कभी भी किसी भी वक्त बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अपनी नौसेना तैनात कर सकता है। और इसमें यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर लीड शिप होता है। दक्षिण एशिया में बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिणी चीन सागर, जापान के करीब पूर्वी चीन सागर, ये वो इलाके हैं जहां अमेरिका का 7वां बेड़ा लगातार पेट्रोलिंग करता है। अब इस फ्लीट के कप्तान यूएसएस रोनाल्ड रीगन की ताकत, इसकी रेंज और फायर पावर को समझिए, क्योंकि जब ये मिशन पर निकलता है तो अकेले नहीं निकलता, बल्कि 10 से ज्यादा जहाज इसके साथ होते हैं जो किसी भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं, मिसाइल क्रूजर होते हैं। इस बेड़े में 12 वॉरशिप होते हैं जो एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहलाए जाते हैं। इनके साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती हैं और साथ में हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाले 75 विमान भी होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा कैरियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिणी चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है। सिर्फ चीन और अमेरिका की टक्कर के बीच यूक्रेन युद्ध का पारा भी चढ़ गया है, क्योंकि रूस की तरफ से कहा गया है कि उनके पास अब 50 ऐसी मिसाइल तैयार हो रही हैं जो पश्चिमी देशों को हिरोशिमा में तब्दील कर सकती हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर सिर्फ यूरोप ही मुश्किल में नहीं है। दुनिया की 150 करोड़ की आबादी पर इस युद्ध का हंटर चलने वाला है। यह खतरा मिसाइल और बम का नहीं, बल्कि उससे भी खतरनाक है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि यूक्रेन युद्ध की आग क्या आपके करीब भी पहुंचने वाली है। दुश्मनों के खिलाफ रूस तैनात करेगा नया हथियार। 14 मंजिला 208 टन वजनी RS-28 परमाणु मिसाइल। यूक्रेन युद्ध बना दुनिया की मुसीबत। कैसे रुकेगी ये जंग? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही देश अपने अपने रुख पर कायम हैं। ना तो रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर अपने हमलों को रोक रहा है और ना ही यूक्रेन रूस की ताकत के सामने झुकने के लिए तैयार है।
लिहाजा 3 महीने से जारी इस जंग के फिलहाल रुकने के कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको जंग के दौरान रूस की नई धमकी के बारे में बताएं, आइए आपको मैदान जंग से आए एक वीडियो को दिखाते हैं। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के भरोसे रूस से लड़ रहा है। लिहाजा रूस ने कहा है कि अब वो यूक्रेनी सेना के उन हथियार डिपो को निशाना बनाएगी जहां उसने इन हथियारों को छिपा कर रखा है। इतना ही नहीं, रूस का कहना है कि मैदान जंग में अगर उसे यूक्रेन को अमेरिका से मिली M777 हॉवित्जर तोपें दिखाई दी तो वो उन्हें सबसे पहले तबाह करेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने इस बयान के बाबत एक ऐसा ही वीडियो रिलीज किया है जिसमें रूसी सेना की 152 mm की 2S5 सेल्फ प्रोपेल्ड गन को एक्शन मोड में दिखाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस हमले के दौरान रूसी सेना के एक यूनिट ने यूक्रेनी सेना के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको अमेरिका से मिली एक M777 हॉवित्जर तोप को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के जतोमर इलाके में अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेनी सेना को मिले हथियारों की एक बड़ी खेप को अपनी कलिब्र मिसाइलों से हमला करके नष्ट कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह भी दावा है कि इन हथियारों को यूक्रेन के डॉनबास इलाके में भेजा जाना था। रूस का कहना है कि अब वो यूक्रेनी सेना तक अमेरिका और दूसरे देशों से मिलने वाले हथियारों की खेप को पहुंचने से पहले ही तबाह कर देगा। रूस की इस धमकी पर अमेरिका के NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का कहना है कि रूस चाहे जो कर ले, लेकिन वो यूक्रेनी सेना तक इन हथियारों को पहुंचने से नहीं रोक पाएगा। दरअसल यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिलने वाले घातक हथियारों के दम पर ही अभी तक रूसी सेना के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। आइए अब आपको जंग के दौरान दुनिया को दी गई रूस की नई धमकी का सच दिखाते हैं। दरअसल रूस की स्पेस एजेंसी दमित्री रोगोजिन ने धमकी दी है कि वो जल्द ही 208 टन वजनी और 14 मंजिला सैटर्न 2 मिसाइल को रूस के दुश्मन देशों के खिलाफ तैनात कर देंगे। रोगोजिन के मुताबिक RS-28 इतनी शक्तिशाली मिसाइल है कि ये दुश्मन देश को एक गड्ढे में तब्दील कर देने में सक्षम है। उनके मुताबिक रूस जल्द ही अपनी सबसे विकसित 50 ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल समरत 2 को अपने दुश्मनों के खिलाफ तैनात करने वाला है। रूस का रक्षा मंत्रालय समरत 2 के टेस्ट लॉन्च का एक वीडियो भी रिलीज कर चुका है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस अपनी सबसे शक्तिशाली ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल RS-28 सैटर्न 2 का टेस्ट कर चुका है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने ये मिसाइल उत्तर पश्चिमी रूस के कामचटका में टेस्ट की। RS-28 मिसाइल परीक्षण के बाद टेस्ट साइट पर 26 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक RS-28 या समरत 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रेंज 11,200 किलोमीटर है। RS-28 का वजन 208 टन है और ये 14 मंजिल ऊंची है। RS-28 मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। समरत RS-28 दुनिया की सबसे लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है।
और यूक्रेन के बीच करीब 3 महीने से युद्ध चल रहा है। लेकिन जंग की रफ्तार देखकर लग रहा है कि अब दोनों ही देश एक दूसरे को थकाने में लगे हुए हैं। रूस की ताकत भले ही यूक्रेन के मुकाबले काफी बड़ी है और यह माना जा रहा था कि रूस इस युद्ध में जल्दी ही जीत हासिल कर लेगा, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहा। रूस ने मारियुपोल फतह कर भले ही दुनिया को अपनी ताकत दिखाई हो, लेकिन ये भी एक सच है कि खार्किव में रूसी फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल मारियुपोल पर कब्जे के बाद रूस के हाथ यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और औद्योगिक इलाका आ गया है। इसके अलावा रूसी सेना अब यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करने की गरज से वहां एक एक करके उसके शहरों पर हमले कर रही है। खबरों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को घेरा हुआ है। इतना ही नहीं, रूस का दावा है कि उसकी सेना लुहांस्क के 90% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिछले 3 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर अब धीरे धीरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस जंग को रोका नहीं गया तो दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पैदा हुए खाद्य संकट को एक बार फिर झेलना होगा। दरअसल यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया में खाद्यान्नों की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। चूंकि दुनिया के कई देश रूस और यूक्रेन से खाद्य पदार्थों के आयात पर निर्भर हैं, लिहाजा अब ये देश खाद्यान्नों की कमी से जूझने लगे हैं। Russia and Ukraine used to provide nearly a third of the world's wheat exports and are in the top 5 exporters of corn globally. Combined, they used to export 75% of global sunflower oil supplies. All Ukrainian ports remain closed, making it impossible to move any of Ukraine's harvested grain across its borders. Failure to open those ports in Odessa region will be a declaration of war on global food security, and it will result in famine and destabilization and mass migration around the world. सिर्फ खाद्यान्न ही नहीं, बल्कि दूसरी जरूरी चीजों और उत्पादों पर भी यूक्रेन जंग का असर दिखने लगा है। यूरोसेट के मार्च 2022 के आंकड़ों के मुताबिक यूरोप की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई बढ़ी है। जर्मनी में 7.6%, फ्रांस में 5.1%, इटली में 6.8%, स्पेन में 9.8% की दर से महंगाई बढ़ी है। इस दौरान गेहूं, बिजली, पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई। Comunque è un aumento generalizzato, io parlo non solo nel mercato esclusivo ma in tutti gli ambiti. Questo è quello che notiamo dai soldi che escono. I aumenti li ho notati ai supermercati e al distributore di benzina a fare il pieno della macchina.